क्या कभी हम लोग एक ऐसे स्कूल की कल्पना कर सकते हैं जो देश के सबसे बड़े शिक्षा कानून को मानने से पूरी तरह इनकार कर दे और देश की सर्वोच्च अदालत कहे कि हाँ, ये लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हैं? मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सच में एक ऐसा कोना है जहां सामान्य नियम उस तरह से लागू नहीं होते जैसे बाकियों पर होते हैं। और ये कोई चूक नहीं है, बल्कि संविधान ने एक बहुत ही खास मकसद से इसे संरक्षित किया है। बिल्कुल। तो आज के हमारी इस गहरी चर्चा यानी इस डीप डाइव का मुद्दा यही है। हम आज इस बात का विश्लेषण करने वाले हैं कि भारतीय संविधान आखिर किस तंत्र के जरिए अल्पसंख्यकों के यानी माइनॉरिटीज के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। सही कहा आपने। और इस चर्चा के लिए आज हम जो स्रोत इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, जिसे NCMEI भी कहा जाता है, उसकी 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट शामिल है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या करने वाले कई विस्तृत कानूनी दस्तावेज भी हमारे पास हैं। हाँ, और हमारा मेन मिशन आज यही समझना है कि ये जो NCMEI नाम की संस्था है वो इन अधिकारों को जमीन पर लागू कैसे करवाती है, और सबसे बड़ी बात, इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की जो स्वायत्तता है यानी उनकी जो ऑटोनॉमी है, उसको लेकर आज के समय में क्या कानूनी और सामाजिक टकराव चल रहे हैं। देखिए, इस पूरी संरचना को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस नींव की तरफ जाना होगा जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी है, और वो नींव है हमारा संविधान। सही बात है। इसे मौलिक अधिकारों के तहत भाग 3 में जगह दी गई है, और इसका जो सबसे चर्चित हिस्सा है वो है अनुच्छेद 30 का सब क्लॉज 1। ये प्रावधान बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का पूरा अधिकार होगा। मतलब अपनी पसंद के संस्थान स्थापित करना और उनका प्रशासन करना। अगर मैं इसको थोड़ा डिकोड करूं तो इसका अर्थ सिर्फ एक स्कूल की बिल्डिंग खड़ी करना नहीं है, बल्कि वो संस्था चलेगी कैसे, वहां का माहौल कैसा होगा, नीतियां कैसी होंगी, ये सब तय करने की आजादी। बिल्कुल, आप इसे एक एनालॉजी से समझ सकती हैं। हाँ, बताइए। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ अपना घर बनाने की जगह नहीं दी गई है, बल्कि आपको उस घर का नक्शा अपने कल्चर के हिसाब से डिजाइन करने और उसको अपने तरीके से सजाने की पूरी छूट दी गई है, ताकि आपकी भाषा और परंपराओं की जो जड़ें हैं ना, वो किसी बहुत बड़ी बहुसंख्यक संस्कृति के दबाव में आकर कहीं खो ना जाए। अरे वाह, ये घर वाला उदाहरण बहुत सटीक है। पर जैसे अगर इस घर वाले कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा आगे बढ़ाएं तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी तो आ सकती है। मान लीजिए सरकार को वहां से कोई हाईवे निकालना है। हाँ, लैंड एक्विजिशन की बात कर रही हैं आप? वही जमीन की जरूरत तो सरकार को पड़ ही सकती है ना। तो आमतौर पर तो सरकार जनहित में जमीन ले लेती है। तो इन संस्थाओं के मामले में क्या होता है? यहाँ संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच दिया है। अनुच्छेद 30 का सब क्लॉज 1A ये सुनिश्चित करता है कि अगर राज्य ऐसे किसी संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करता ही है तो उसको एक ऐसी उचित मुआवजा राशि देनी होगी जिससे उस संस्थान के काम करने का अधिकार या उनका जो मूल उद्देश्य है वही खत्म ना हो जाए। मतलब राज्य जमीन ले तो सकता है, लेकिन उनको इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि वो कहीं और जाकर अपना वो सांस्कृतिक घर फिर से खड़ा कर सकें। ये तो सच में बहुत बड़ी गारंटी है, सिर्फ कागजी बातें नहीं है। वही तो, और सिर्फ जमीन की बात नहीं है। अनुच्छेद 30 का सब क्लॉज 2 ये भी साफ करता है कि जब सरकार ग्रांट या आर्थिक सहायता बांट रही होगी तो वो इन संस्थानों के साथ इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। सही है। पर देखिए, यहाँ एक बहुत बेसिक सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। भारत जैसे विविध देश में आखिर ये माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक हैं कौन? मतलब इनको डिफाइन कैसे किया गया है हमारे स्रोतों में? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने 6 समुदायों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। ये हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। अच्छा, ये 6 हैं। हाँ, और अगर हम NCMI की रिपोर्ट में दिए गए 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो देश की कुल आबादी में हिंदू बहुसंख्यक हैं जो लगभग 79.8% हैं। फिर अल्पसंख्यक समुदाय आते हैं, जैसे मुस्लिम 14.23%, ईसाई 2.30%, सिख 1.72% और इसी तरह बौद्ध और जैन। वैसे इन आंकड़ों में मुझे जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात लगी थी रिपोर्ट पढ़ते वक्त, वो पारसी समुदाय का आंकड़ा था। हाँ, उनकी आबादी का। बिल्कुल, उनकी पूरी आबादी देश में लगभग सिर्फ 57,000 के आसपास दर्ज की गई थी। अब आप ही सोचिए, 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाले देश में सिर्फ 57,000 लोग।
अगर इनके पास अपने स्कूल चलाने और कल्चर बचाने का अधिकार ना हो तो इनकी पहचान तो बिल्कुल गायब ही हो जाएगी ना। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। यहीं पर अनुच्छेद 30(2)(1) कानून से बढ़कर उनके लिए एक लाइफलाइन बन जाता है। लेकिन यहाँ एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है। संविधान ने अधिकार तो दे दिए, पर जमीन पर इनको लागू करवाना एक अलग ही आ रही है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी बाबुओं के चक्कर। वही ना, अगर कोई लोकल ऑफिसर किसी माइनॉरिटी स्कूल की फाइल को सालों तक दबा दे, ये कहकर कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो वो छोटा सा समुदाय क्या करेगा? हर छोटी बात के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाना तो आसान नहीं है। तो मतलब संविधान बनने के बाद कई दशकों तक इसका कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं था। इसी वजह से शायद एक ऐसे कमीशन की डिमांड उठी होगी जो सिर्फ इन्हीं अधिकारों पर फोकस करे। हाँ, ये मांग एजुकेशनिस्ट्स और सिविल सोसाइटी में बहुत लंबे समय तक चलती रही और आखिरकार 2004 में भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए NCMEI यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का गठन किया। 2005 में इसे कानून बना दिया गया और बाद में इसमें कुछ बदलाव भी हुए, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वैसे रिपोर्ट में इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़कर मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। इसका जो अध्यक्ष होता है उसके लिए शर्त यह है कि वो किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो और खुद भी किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो। साथ में 3 और मेंबर होते हैं। हाँ, और अभी रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अख्तर इसके एक सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात इसका स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि इसकी ताकत है। ये कोई आम सरकारी कमेटी नहीं है, ये एक क्वाजी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक मतलब सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन जब मैंने इसकी असली पावर के बारे में पढ़ रही थी तो मेरे लिए वो एक आहा मोमेंट था। इस आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। बिल्कुल, सिविल कोर्ट। मतलब ये लोग सिर्फ चिट्ठियां नहीं लिखते। अगर कोई सरकारी अधिकारी इनके अधिकारों को रोकता है तो आयोग उस ऑफिसर को सीधे कानूनी डंडे से सीधा कर सकता है, राइट? एकदम। अधिनियम की धारा 12 के तहत आयोग भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकता है, उसको अपने सामने पेश होने के लिए मजबूर कर सकता है, शपथ पर पूछताछ कर सकता है और सरकारी दस्तावेज मंगवा सकता है। ये पर सच में अदालत जैसा ही हुआ। इसका तो सीधा मतलब ये निकला कि अगर किसी स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किसी स्कूल को NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया तो उनको लोकल नेताओं या ऑफिसर के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो सीधे आयोग जा सकते हैं। हाँ, कानून यही कहता है। अगर NOC नहीं मिलती है तो पीड़ित पक्ष 30 दिन के अंदर NCMEI में अपील कर सकता है और यूनिवर्सिटी एफिलिएशंस के विवादों में भी आयोग का ही दबदबा रहता है। पर एक बात बताइए, अगर यह आयोग इतना पावरफुल है कि स्टेट गवर्नमेंट के फैसलों को पलटकर माइनॉरिटी स्टेटस दे सकता है, तो क्या वो ये स्टेटस छीन दे सकता है? क्योंकि देखिए, अगर एक बार फुल ऑटोनॉमी मिल गई और कोई निगरानी न हो तो मिसयूज होने का चांस तो हमेशा रहता है ना। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि आप पर कोई नियम ही लागू नहीं होंगे। अधिनियम की धारा 12C यही बैलेंस बनाती है। ये आयोग को दर्जा देने के साथ साथ दर्जा रद्द करने यानी कैंसिल करने की भी पावर देती है। अच्छा, तो मतलब ये कोई लाइफ टाइम फ्री पास नहीं है। कैंसिल कब हो सकता है? अगर कोई एजुकेशन के नाम पर स्कूल खेले पर वहां कुछ कमर्शियल बिजनेस चलाने लगे तब? हाँ, 2 मेन कंडीशंस हैं। पहला वही जो आपने कहा, अगर संस्थान का मूल उद्देश्य ही बदल जाए जिसके लिए उसको दर्जा मिला था, और दूसरा, अगर वो संस्थान लगातार माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को उनके तय परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन ना दे, तब लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। वही बात हुई कि अगर लाइसेंस ट्रक चलाने का लिया है और आप उस पर बाइक रेस कर रहे हैं तो लाइसेंस तो कटेगा ही। बिल्कुल, और आयोग सिर्फ संस्थाओं पर ही नहीं, उन सरकारी अधिकारियों पर भी एक्शन की सिफारिश कर सकता है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। चलिए, यहाँ तक तो पूरी पिक्चर बहुत क्लियर और बैलेंस लग रही है। एक रक्षक है, कुछ अधिकार है और मिसयूज रोकने का सिस्टम है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, जब हम अपने सोर्सेस को और डिटेल में देखते हैं तो इस पूरी व्यवस्था की कड़ी आलोचना भी मिलती है। एक बहुत बड़ा टकराव दिखता है पूर्ण स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच। ये इस विषय की सबसे सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स डिबेट है। जो कानूनी और विश्लेषणात्मक लेख हम देख रहे थे, उनमें क्लियर लिखा है कि अनुच्छेद 30 की इस पूर्ण स्वायत्तता को लेकर काफी सवाल उठते हैं। आलोचना ये है कि इस ऑटोनॉमी के नाम पर कई बार मैनेजमेंट को इतनी छूट मिल जाती है कि करप्शन या मिसमैनेजमेंट के केसेस में सरकार का दखल देना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और ये टकराव तो तब और बड़ा हो जाता है जब राइट टू एजुकेशन यानी RTE एक्ट की बात आती है।
आरटी हमारे देश का कितना बड़ा कानून है जिसका मकसद है हर प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखना। पर हमारे स्रोतों में ये बड़ा पॉइंट है कि इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को आरटीई के इस 25% कोटे से पूरी तरह छूट मिली हुई है। सिर्फ आरटीई ही नहीं, इन संस्थानों पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो आरक्षण की राष्ट्रीय नीतियां हैं ना, वो भी लागू नहीं होती हैं। वो कानूनी रूप से मजबूर नहीं अपने आगे कोटा देने के लिए। तो अब यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। एक तरफ संविधान का मूल ढांचा, सोशल जस्टिस और सबके लिए शिक्षा की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, और दूसरी तरफ शिक्षा के इतने बड़े हिस्से को इन सब से बाहर रखा गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? वही तो, और यही वजह है कि कुछ आलोचक इसे बहुसंख्यकों के साथ भेदभाव यानी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। उनका लॉजिक ये है कि एक साधारण प्राइवेट स्कूल को सरकार के सारे स्ट्रिक्ट रूल्स मानने पड़ते हैं, आरटीई के तहत फ्री एजुकेशन देनी पड़ती है, रिजर्वेशन देना पड़ता है, लेकिन उनके ठीक बगल में खड़ा एक माइनॉरिटी स्कूल इन सबसे आज़ाद रहता है। और इसका एक साइड इफेक्ट मैंने लेखों में ये भी पढ़ा कि कई ऐसे स्कूल्स जिनका किसी माइनॉरिटी कल्चर को बचाने से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो भी किसी तरह बस ये माइनॉरिटी स्टेटस का थप्पा लगवाने की जुगाड़ में रहते हैं ताकि उनको ये रेगुलेटरी शील्ड मिल जाए और वो मजे से अपना बिजनेस चला सकें बिना सरकार की रोक-टोक के। हाँ, ऐसे आरोप लगते रहे और ये इस सिस्टम की एक बड़ी कमी की तरफ इशारा करते हैं। वैसे यहाँ हमें श्रोताओं को ये क्लियर कर देना चाहिए कि हम यहाँ जो भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे स्रोतों और कानूनी बहसों पर आधारित हैं। हम लोग किसी एक पक्ष की तरफ नहीं हैं। बिल्कुल, हमारा काम बस इन कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज को सामने रखना है। एक तरफ माइनॉरिटी राइट्स को बचाना है, दूसरी तरफ सोशल जस्टिस लाना है। तो जब इतना बड़ा टकराव होता है तो मैटर तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ही। सुप्रीम कोर्ट इसको बैलेंस कैसे करता है? इस पर 2007 का एक लैंडमार्क जजमेंट है, मेलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत ही फाइन लाइन ड्रॉ की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि अनुच्छेद 30 का मकसद अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के साथ बराबरी पर लाना है, ना कि उन्हें कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज देना। अच्छा, इक्वालिटी नॉट स्पेशल प्रिविलेज, मतलब कि आप पीछे न छूट जाए इसलिए आपको अधिकार दिए हैं, इसलिए नहीं कि आप बाकी सबसे आगे निकल जाएं। एकदम सही। कोर्ट ने आगे कहा कि जो जनरल कानून हैं जैसे लेबर लॉज, टैक्स लॉज या फिर एजुकेशन स्टैंडर्ड के नियम, वो सब पर लागू होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं तो हम बिना क्वालिफिकेशन वाले टीचर्स रख लेंगे या बच्चों की सेफ्टी इग्नोर कर देंगे। एक्सीलेंस मेंटेन करने के लिए सरकार नियम बना सकती है। ये बैलेंस ठीक लगता है। वही घर वाली एनालॉजी पर वापस जाएं तो मतलब आपको अपना घर डिजाइन करने की आज़ादी है, पर आप खराब ईंटें इस्तेमाल करके बिल्डिंग नहीं गिरा सकते जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। बिल्डिंग कोड तो मानना ही पड़ेगा। सही बात है। तो मूल रूप से अनुच्छेद 30 और एनसीएमआई का गोल भारत की विविधता को बचाना है, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि एजुकेशन की क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना हो। तो इस पूरी गहरी चर्चा से हमें ये समझ आता है कि अधिकार और जवाबदेही, इन दोनों के बीच एक लगातार रस्साकशी चलती रहती है। और हम लोगों के लिए ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा ही देश के फ्यूचर का इंजन है। लाखों बच्चे किस माहौल में पढ़ रहे हैं, ये देश की इकोनॉमी को तय करेगा। बिल्कुल। एक मजबूत और ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, और इसमें इन संस्थाओं की स्वायत्ता और उनकी अकाउंटेबिलिटी दोनों का ही रोल बहुत बड़ा है। अब चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे थॉट पर आना चाहती हूँ जो शायद इन सब कानूनी किताबों में नहीं है पर आगे आने वाला है। आज हमने स्कूल्स की बिल्डिंग, जमीन, वहाँ के मैनेजमेंट, इन सब पर बात की, पर जरा फ्यूचर के बारे में सोचिए। हाँ, जब एजुकेशन पूरी तरह से ग्लोबल हो जाएगी, एआई चला रहा होगा सब कुछ, क्लासेस कंप्लीटली डिजिटल होंगे, एक ऐसी दुनिया जहां बच्चा इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ रहा होगा और कोई फिजिकल बॉर्डर्स ही नहीं होंगे। अरे वाह, ये पॉइंट तो वाकई बहुत गहरा है। वही ना, उस बॉर्डरलेस डिजिटल दुनिया में आखिर अल्पसंख्यक संस्थान की डेफिनेशन क्या रह जाएगी? जब जमीन पर कोई स्कूल ही नहीं होगा तो क्या लोकल ऑटोनॉमी या कोर्ट के ये नियम कोई मायने रखेंगे? या फिर हमें इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए एक बिल्कुल नया संविधान लिखना पड़ेगा? ये एक ऐसी चीज है जिस पर श्रोताओं को खुद सोच विचार करना चाहिए। सही कहा आपने। आने वाला समय अपने साथ नए सवाल लेकर आएगा। बिल्कुल। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इसे इतने ध्यान से सुनने और समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।